नमस्कार साथियों, एडुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन भारतीय राजव्यवस्था का अगला भाग देखेंगे प्रस्तावना के रूप में। संविधान सभा अपन ने पढ़ी, उसमें से देखे राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग ही वो सिलेबस बनाया गया था और उसी हिसाब से अपन प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि भाई इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उस प्रकार से अपन आगे देखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ कि जब भी अपन किसी मूवी को देखने जाते हैं, किसी थिएटर के अंदर या जैसे किसी भी जगह अपन मूवी देखते हैं, चाहे अपने मोबाइल के अंदर ही देखो अपन, तो उससे पहले अपन उस मूवी का ट्रेलर देखते हैं कि अगर इसका ट्रेलर अच्छा है तो अपन उस मूवी को देख के आएंगे, अगर ट्रेलर बुरा है तो अपन कहेंगे कि नहीं रे खराब मूवी है। यही कहते हैं। उसी प्रकार संविधान से पहले एक ट्रेलर था और इसी ट्रेलर को नाम दिया गया प्रस्तावना, और इसके अंदर भारतीय संविधान का पूरा चिट्ठा इसके अंदर समाहित है। इसी एक पेज के अंदर अपन कह सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर अपना पूरा का पूरा है। जैसे किसी बुक को अपन खरीदते हैं तो उससे पहले एक सार होता है कि सार, वही सार संविधान का, इसको अपन सार कह सकते हैं कि प्रस्तावना है वो संविधान का सार है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। शुरुआत होती है जब प्रस्तावना की, तो अपन कह सकते हैं इस शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और वो लाइन मैं आपको अभी यहां बता दूं कि ये जो अपन ने देखा कि प्रस्तावना, अब इसमें अपन बात करें कि भाई संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत है भारत के लोग, भारत की जनता। किसमें विश्वास है संविधान के अंदर, किसका? भारत की जनता का। तो स्रोत कौन हो गया? भारत की जनता। अब इसी प्रकार जब अपन आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के स्रोत हैं, तो अपन कहेंगे कि भारत के लोग या भारत की जनता। अगर ऑप्शन में होता है तो यही होगा। अब अपन आगे देखें कि स्वरूप, कि भारतीय जो ये संविधान की प्रस्तावना है उसका स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप इस प्रकार से आपके सामने है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से कि भारतीय जो लोग थे, भारत देश था, वो लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा है। उस टाइम क्या था कि जब जो हिंदुस्तान के जितने भी निर्णय लेने थे वो अंग्रेज लेते थे, अपन स्वतंत्र नहीं थे, अपने बाह्य आंतरिक दोनों मामलों में वो हस्तक्षेप करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब अपने अपना संविधान बनाया तो उसके अंदर अपनी प्रस्तावना के अंदर ये नाम दिया गया, ये शब्द जोड़ा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की व्यवस्था की गई कि हम नहीं तो बाह्य रूप से आपके दबाव में और नहीं आंतरिक रूप से जितने भी निर्णय लेने हैं बाहर के, कि विदेश नीति के निर्णय हो, रक्षा से संबंधित निर्णय हो, वित्त से संबंधित हो, हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये अपन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम आंतरिक व बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला अपन देखेंगे समाजवादी। इस शब्द का अपन अर्थ क्या लगा सकते हैं? समाजवादी शब्द है वो कार्ल मार्क्स से आया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद अलग है, हिंदुस्तान का जो अपन ने अपनाया है समाजवाद वो अलग है। हिंदुस्तान के अंदर अपने सबसे बड़े अगर तरीके से देखें तो समाजवाद का सीधा सा अर्थ है, अपने एक तरीके से देखें कि कोई भी अगर व्यवस्था होती है या किसी देश है, जैसे मान लो रसिया है, रूस है, तो रूस के अंदर इस व्यवस्था को अपनाया गया था समाजवाद को। तो समाजवाद के अंदर क्या होता है, जैसे किसी भी राष्ट्र की संपत्ति है उस पे सरकार का हक होता था उस पे, और उस हक के लिए वो जितने भी लोग जैसे काम करते थे कि ये गांव है, अपने एक छोटा सा उदाहरण लें कि ये गांव है, इस गांव के अंदर 40 गाय है, 40 गाय है। अब इन गायों का क्या है कि ये लोग हैं यहाँ पे जितने भी हैं वो सबको अपनी इच्छा अनुसार काम बांट दिया कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो। लेकिन ये 40 गायें हैं, इनको क्या है कि जब दूध मिलेगा सबको तो बराबर मिलेगा। ये समाजवादी व्यवस्था है। लेकिन हिंदुस्तान में समाजवाद वो थोड़ा सा अलग हो गया। इस शब्द को अपन अब कहें कि ये नगण्य, बिल्कुल अपन नहीं देखें, लेकिन अपनी प्रस्तावना का ये भाग है तो अपन को इसको पढ़ना पड़ेगा। अपनी भी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये हुआ था 1991 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद में, जब अपनी व्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ उसके बाद। अब अपने अगला शब्द देखिए, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। अब अपन इसमें देखेंगे धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। दोनों शब्द अपन एक ही अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन दोनों शब्द है, उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अगर मैं आपको बताऊं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि मैं भाई किसी धर्म का नहीं तो अपमान करता हूं, मैं सभी धर्मों को सम्मान मानता हूं, मेरे लिए सभी धर्म समान है। ये अपने राज्य का जो है वो राज्य पंथ निरपेक्ष है अपना,
कि भाई सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, किसी धर्म की आलोचना नहीं करता है, सब धर्मों का आदर करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे लोकतंत्रात्मक, ये आपको पता ही है कि भारतीय जो है वो लोकतंत्रात्मक है। जैसे लोकतंत्र की बात करें, प्रत्यक्ष रूप से जिसको चुना जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अपन अभी सरपंच के चुनाव है तो सरपंच को प्रत्यक्ष रूप से अपन चुनते हैं, विधायक को अपन प्रत्यक्ष, विधानसभा है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, और लोकसभा है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, और राष्ट्रपति को अपन लोकसभा को चुनते हैं, लोकसभा सदस्य को, लेकिन राष्ट्रपति को वो लोकसभा विधानसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। तो उसी तरह से ये लोकतंत्रात्मक, इसको आप भली भांति जानते हैं इस शब्द को। अब अगर आप बात करूं गणराज्य, इस शब्द से आप परिचित हो कि अपना जो राष्ट्रपति है देश का, वो क्या है कि जनता के द्वारा चुना गया है अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए ये गणराज्य अपना संविधान के अंदर प्रस्तावना डाला गया। अब अपन बात करें कि इस प्रस्तावना, अपने संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की अपन बात करें तो उद्देश्य के अंदर अपन सबसे पहले देखें कि ये न्याय, तो न्याय संविधान में अपने को कितनी बार, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक न्याय, सभी को समान अधिकार होंगे, और राजनीतिक, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, तीनों प्रकार के। तो ये अपने न्याय, अगर क्वेश्चन आता है कि इस प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कितने प्रकार के न्याय, धार्मिक न्याय इसमें अगर जोड़ दे, क्वेश्चन में अगर अगला जोड़ दे कि धार्मिक, ये 4 ऑप्शन हो तो इसके अंदर पूछेंगे कि कौन सा नहीं है, तो ये धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आता है। अब अपन देखें कि उद्देश्य के अंदर स्वतंत्रता भी एक उद्देश्य है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसका क्रम भी आप इसी हिसाब से याद रखना कि इसमें क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। इसी प्रकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। क्रम को आपको ऐसे ही याद रखना है। और फिर मैं बात करूं कि समानता, कितने प्रकार की बात की गई, तो समानता 2 प्रकार की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की बात की गई है। अवसर की समानता की बात अपने मूल अधिकारों में भी की गई है, वो अपने मूल अधिकारों में देखेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि भाई ये जो प्रस्तावना थी, इसकी नींव कहां से पड़ी, तो अपन ने जब संविधान सभा में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनी अपनी, ठीक है। इसीलिए अपन इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखें तो इसकी जो भाषा है वो तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इसके जो शुरुआत के शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अब क्या 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। लास्ट के अंदर जो अपनी लाइन है मार्गशीर्ष मिति शुल्क वाले 2006 वाली, तो वो क्या है कि 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, वह आत्मर्पित किया गया था, आत्मा अर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब क्या है कि इसके अंदर एक बार मात्र संशोधन हुआ है। उससे पहले अपन देखें कि बेरोवाड़ी संघवाद 1960 के अंदर जो वाद था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि प्रस्तावना में अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है, अलग है। ये बेरोवाड़ीवाद संघवाद 1960। उसके बाद में वाद आया केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरल सरकार। ये किसके साथ था? वर्सेस केरल राज्य। तो 1973 की बात है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हो, बल्कि उसके मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में, प्रस्तावना के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये आने के बाद में सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ था प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर हुआ था, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब यह पूछ सकते हैं, ये अगर अपन क्वेश्चन देखें कि संविधान प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द हैं, वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अपन बात करें, यह क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन से सन में जोड़े गए, तो 1976 के अंदर।
फिर यह भी बन सकता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। तो इन तीनों, इसमें 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जिससे एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो किसी भी एग्जाम के अंदर कि इसमें से आता है। अब अपन बात करते हैं कि संविधान, इस प्रस्तावना को लोगों ने किस प्रकार की संज्ञाई दी। तो एमएन पालकी वाला है, उसने इसको परिचय पत्र कहा। किसको? प्रस्तावना को एनएल पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा कि जब किसी से अपन मिलते हैं सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार ये संविधान का परिचय है, प्रस्तावना है वो। ठीक है। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसको दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा कि ये जो जिस प्रकार के इसमें शब्द जोड़े गए हैं, अल्लादी जी ने कहा कि जिस प्रकार के इसमें ये जो शब्द जोड़े गए हैं ये अपने भविष्यों के वो सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो इस प्रकार से जितने भी ये दिए गए हैं भविष्य में लागू भी होंगे, धीरे धीरे लागू हो भी रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं ठाकुरदास भार्गव की। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब आप कहोगे कि संविधान की आत्मा तो वो अनुच्छेद 32 मूल अधिकार है, तो हां बिल्कुल, लेकिन वो अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? बी.आर. अंबेडकर ने। और लेकिन प्रस्तावना से संबंधित जब भी बात आएगी ठाकुरदास की, तो ठाकुरदास ने कहा है प्रस्तावना के लिए, और अनुच्छेद 32 के लिए कहा है भीमराव अंबेडकर ने। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और प्रस्तावना को यह कहा है अपने ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है साथियों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और 1 तारीख से आपके कंटिन्यू इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे 7 के अंदर। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।